नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। मेरा नाम है राहुल व्यास और दोस्तों अभी हम इंडियन ज्योग्राफी जो है पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और काफ़ी सिलेबस जो है हमारे यहाँ पर कवर हो चुका है। जो भी मेन टॉपिक है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सारे मैंने जो है अभी तक कवर किए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास में हम जानने वाले हैं कि भारत की जो है मिट्टियों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम आज के टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि मिट्टी से संबंधित जो है कुछ विशेषताएं, मिट्टी जो है किस प्रकार से बनती है, तो इनके बारे में और उनसे संबंधित जो है कुछ जानकारी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे जो है हमारा आज का टॉपिक होगा दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री पे, तो उसमें हम जानेंगे दोस्तों कि भारत की मिट्टियों से संबंधित वर्गीकरण के बारे में हम और आगे जो है इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो आज की हमारी ये क्लास है इस पर जो है ये स्पेशली इसलिए रखता है क्योंकि आप किसी भी जब भी एग्जाम देंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि मिट्टी से संबंधित जो टॉपिक है वो एमपीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि मेंस में डायरेक्टली इस प्रकार से सटीक क्वेश्चन बनता है कि भारत की मिट्टियों का जो है आप वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि मिट्टी संबंधित जो है बातें। ठीक है, मिट्टी आखिर कहते किसे हैं, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले कि मिट्टी आखिर है क्या। मिट्टी से आप सभी जो है परिचित होंगे वैसे, परंतु अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमें समझना होगा कि आखिर मिट्टी क्या होती है। भूपृष्ठ की वह ऊपरी सतह जिसका विकास यांत्रिक एवं रासायनिक अपक्षय, अपर्दन एवं जलवायु के तत्वों के द्वारा होता है, मिट्टी कहलाती है। यानी कि 3 नंबर के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर बात करें कि 3 नंबर में जो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी किसे कहते हैं, तो वहां पर इस 2 लाइन में आप जो है इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको डेफिनेशन जो है अच्छे से याद होनी चाहिए और उसका अर्थ आप जब माइंड में रखेंगे दोस्तों तो आप रिटर्न में भी जो है उसे आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं आखिर कि मिट्टी है क्या। सबसे हम यहाँ पर पहले बात करें कि भूपृष्ठ की वह ऊपरी सतह, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी दोस्तों हम मिट्टी के प्रकार पढ़ते हैं वो सभी जो है मिट्टी कहाँ पर मिलती है आपको, धरातल की ऊपरी सतह, यानी कि सबसे फर्स्ट जो हम कहें जहां पर हम चलते हैं तो वहां पर जो है आपको मिट्टी मिल जाती है। और जिसका विकास यांत्रिक एवं रासायनिक अपक्षय, यानी कि हम कहें कि दोस्तों क्या होती हैं कि ये प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो भौतिक रूप में और एक रासायनिक रूप से। तो अपक्षय का यहाँ पर अर्थ आपको समझना होगा। अपक्षय का मतलब क्या होता है, जब कभी भी चट्टानें टूटती हैं तो टूटकर वो क्या करती हैं, अपने स्थान पर ही जो है टूटकर जो है गिर जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अपक्षय का मीनिंग ये होता है कि जब कभी भी चट्टानें टूटती है यानी कि उसका क्षरण होता है तो उसके द्वारा जो गिरने वाला हम कहें कि क्षय होता है वो क्या होता है, उसी जगह होता है, इसलिए उसे बोला जाता है अपक्षय। और एक होता है दोस्तों अपर्दन। दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से होना चाहिए क्लियर। अपर्दन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी जैसे कि चट्टानें होती हैं वो टूटी तो वहां पर जो है क्या होती है, उसका जो चूर्ण होता है, हम कहें कि बारीक या मोटे प्रकार का जो चूर्ण होता है चट्टानों का, वो जब टूटता है और उसी जगह पर गिरता है तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं हम, अपक्षय। परंतु जब वो अपक्षय नदी द्वारा जो है बहकर किसी अन्य स्थान पर जो है ले जाया या फिर हम कहें कि नदियों के द्वारा जो है किसी भी अन्य स्थान पर जो है वो पहुंच जाता है तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, नदी का अपर्दन, या फिर हम कहें कि नदी के द्वारा जो है बहाई जो है जाने वाली मिट्टी। तो ये आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि अपक्षय के द्वारा भी जो है यहाँ पर निर्माण होता है रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से। क्योंकि रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि चट्टानें जो है वो भी एक दूसरे से क्रिया करती हैं। ठीक है, और अपर्दन की बात करें तो जो मिट्टियां होती है उसमें जो है आप देखेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी कैसे निर्मित होती है दोस्तों, तो जो नदियों द्वारा जो बहाकर लाए हुए जो निक्षेप के द्वारा ही जो है वहां पर मिट्टी का निर्माण होता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। एवं जलवायु के तत्वों, यानी कि हम कहें कि जो जलवायु के तत्व हैं यानी कि तापमान एवं जल, इसके द्वारा जो है इनका भी निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर आप जान पाएंगे कि जो चट्टानें होती है, ठीक है, तो मूलतः तो आप कहेंगे कि उनके जो टुकड़े होते हैं उसी की वजह से जो है इसका निर्माण होता है मिट्टी का। परंतु यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि जो जलवायु के तत्व हैं जैसे कि टेम्परेचर और तापमान, तो इन सबका जो इफेक्ट जब चट्टानों पर होता है तो उसी के माध्यम से यहाँ पर जो है मिट्टी का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि जब कभी भी ज्यादा टेम्परेचर होता है तो चट्टानें क्या होती हैं,
फैलती और सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं और उसकी वजह से फिर मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं आप देखेंगे कि जब बरसात का सीजन होता है तो वहां पर क्या होती है, काफी तेज वर्षा जो होती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो चट्टानों का है वो या तो अपक्षय होगा या फिर उसको चट्टानों को जो है वो तोड़ देगी या फिर किसी अन्य प्रकार की जो है वहां पर क्रिया जरूर होगी। तो इनके माध्यम से सभी जितने भी कारक हैं उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी एक कारक को मिट्टी के रूप में, जन्म के रूप में हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, वहां पर अलग अलग जो है प्रक्रियाएं प्रकृति द्वारा जो है की जाती है। मूलतः आप यहाँ पर डेफिनेशन में अच्छे से समझ पाएंगे कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वस्तुतः मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट प्राकृतिक परिस्थिति में संपन्न होती है तथा प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूट फूट जाने के उपरांत मिट्टी का निर्माण होता है। तो वैसे अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो चट्टानों के टूट फूट के की जो क्रिया होती है उसको हम यहाँ पर अपक्षय कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है मिट्टी के निर्माण में प्राकृतिक धरातल का स्वभाव, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, समय, चट्टानों की स्थिति तथा जलवायु के तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सभी कारकों की दोस्तों यहाँ पर मिट्टी के निर्माण में जो है भूमिका होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब इन सभी कारकों को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी पर जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्क्राइब, और इसके आगे जब हम जानेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम इंट्रो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी कि मिट्टी क्या है, ठीक है। और ये सभी जो तत्व हैं स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की जलवायु, वनस्पतियां, जीव जंतु आदि की भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संपत्ति की दृष्टि से मिट्टी मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवीय सभ्यता के इतिहास का आरंभ ही मिट्टी से होता है। हमारी प्राचीन सभ्यता का जन्म स्थल उपजाऊ मिट्टी वाली सिंधु नदी की घाटी ही रही है। आपको पता होगा दोस्तों, जो इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन था, यानी कि सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता थी, इतिहास में सर्वप्रथम हमें इसी का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो उसका निर्माण हुआ था तो वहां पर भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी सभ्यता के विकास के लिए जो है मिट्टी का उपजाऊ होना। अगर मान लीजिए कि वहां पर जो है मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फिर वहां पर जो है आर्थिक क्रियाएं, यानी कि जो हम कृषि की बात करें तो वो जो है हो नहीं पाएगी। और अगर मान लीजिए कि वहां पर कृषि ही नहीं हो पाए तो फिर व्यापार वाणिज्य भी जो है होना संभव नहीं होता। तो ये सभी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, इसलिए मिट्टी का होना भी जो है यहाँ पर आवश्यक रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी का बड़ा महत्व होता है। यदि किसी देश की मिट्टी उर्वरक होती है तो वहां की कृषि अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। यानी कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तभी जो है वो कृषि जो है अच्छे से वहां पर हो पाएगी और कृषि अर्थव्यवस्था जो है वहां पर ग्रोथ करेगी, ठीक है। जैसा कि हमारी भारत की जो है अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और इसके विपरीत अनुपजाऊ जो मिट्टी वाले देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं होती, ठीक है। जहां पर मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती वहां की जो अर्थव्यवस्था वो भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। ऐसे क्षेत्रों की जनसंख्या का घनत्व और जीवन स्तर दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं। एक और भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदान दोनों की जो मिट्टी समृद्ध काप मिट्टी है। काप मिट्टी किसे बोलते हैं दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसी का एक और नाम है काप मिट्टी, और जो उन्नतशील कृषि को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की कम गहरी एवं मोटे कणों वाली जो मिट्टी तथा राजस्थान के शुष्क प्रदेश की जो है मिट्टी है जो समृद्ध कृषि को आदान प्रदान करने में जो है अक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जो मिट्टियों का वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से होता है, जिसकी वजह से कोई क्षेत्र तो काफी जो उपजाऊ मिलेगा और वहीं जो है काफी जगह जो है आपको मिलेगी कि वहाँ की जो भूमि है वो बंजर प्रकृति की होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो मिट्टियों के वर्गीकरण में भी काफी विषमता यहाँ पर देखने को मिलेगी। यही कारण है कि यह जो है प्रदेश कम घने बसे हुए, जो हम कहें कि भारत का जो पश्चिम वाला एरिया है वहां पर आपको इसकी जो है काफी कमी जो है देखने को मिलेगी, ठीक है, मिट्टी के उपजाऊपन की। मिट्टी संबंधी जो है विशिष्टताओं में पाए जाने वाली, ठीक है, भिन्नता के कारण दोनों क्षेत्रों के विकास के स्तर में अंतर पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रदेश के विकास स्तर में मिट्टी संबंधी विशेषताएं एक आधारभूत भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिट्टी, अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमारे लिए मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट जो है रखती है, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और मिट्टी के संबंधित जो भी कारक तत्व हैं उसको हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मृदा निर्माण में 5 प्रमुख कारकों का योगदान है। ठीक है, 5 प्रमुख कारक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये कारक हैं चट्टानें, स्थानीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्थिति और समय। ठीक है, ये 5 कारक हैं। इनमें से चट्टानें व जलवायु अति महत्वपूर्ण है, तो सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ये इनकी वजह से जो है मिट्टी किस प्रकार से प्रभाव करती है, ठीक है, वो किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, जो इसके निर्माण में क्या इनका योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। मिट्टी के निर्माण में चट्टानें जो है वो मूल पदार्थों की प्राप्ति धरातल पर फैली चट्टानों के अपक्षरण से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो मिट्टी होती है वो चट्टानों के अपक्षय की वजह से ही जो है निर्मित होती है। यदि चट्टानों से निर्मित मिट्टी स्थानीय रूप से मिलती है तो इसका जो है रंग गहरा होता है। अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि चट्टानों से जहां पर अपक्षय होता है, जिस भी स्थानीय स्तर पर हम बात करें कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी किसी भी इलाके में अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी जो है चट्टानें हैं, तो वहां पर जो उसके अपक्षय की वजह से, अपक्षरण की वजह से अगर मिट्टी का निर्माण होता है उस इलाके में, तो वो क्या होता है कि उसके आसपास जहां पर चट्टानें हैं अगर वहां पर ही जो है आसपास जो मिट्टी होती है तो वहां पर जो है इसका रंग क्या होता है, वो गहरा होता है, काफी अच्छी जो है वो गहरी होती है, क्योंकि जो चट्टानों का रंग होता है सेम जो है उसी के प्रकार की जो है मिट्टी का कलर भी होता है। इस प्रकार की मिट्टी का मुख्य रूप से आप अपनी जो है मूल चट्टान की विशेषताएं रखती है, क्योंकि वो उसी चट्टान के आसपास जो है हम कहें कि वहीं पर जो है आपको मिलेगी जहां पर भी उस चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। लाल लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और वनों की जो भूरी मिट्टियां इस प्रकार की मिट्टियों के में प्रमुख है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो चट्टानों के लिए स्थानीय रूप से मिट्टी का जो निर्माण होता है उसमें आपको ये सभी जो है मिट्टियों के उदाहरण जो है देखने को मिल जाएगी, जिसमें मूल चट्टान की विशेषताएं जो है मिल जाती हैं। ठीक है, और दूसरी ओर यदि मिट्टियों का निर्माण नदियों के निक्षेपण से, यानी कि नदी के द्वारा बहाकर जो है लाए गए निक्षेप से, यानी कि वहां पर जो है क्या होता है चट्टानों के कण जो है नदी लाती है अपने बहाव के साथ, तो वो एक जगह जमाव कर देती है, तो उसकी वजह से भी मिट्टी का जो है निर्माण होता है। तो उस स्थिति में मूल चट्टान से मिट्टी का संबंध नाम मात्र का ही रह जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है काफी जो है परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप जो है वो चट्टानों की जो विशेषता है वो खोने लग जाती है और वो उसमें जो है काफी चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए वह क्या हो जाती है कि मूल चट्टान से उसका जो संबंध है मिट्टी का वो काफी डिफरेंट प्रकार का मिलेगा। विशाल मैदानों में जो मिट्टियां पाई जाती हैं वह हिमालय की चट्टानों के अपक्षरण से प्राप्त सामग्री द्वारा निर्मित हुई है। नदियों द्वारा इन सामग्रियों को वहां से बहाकर मैदान में एकत्रित कर दिया गया है, इसलिए ये मिट्टियां महीन कण वाली, गहरी और उपजाऊ होती हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया उसी का आधार मानकर यहाँ पर पूरी जो इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि चट्टानों का जो है इसमें किस प्रकार से भूमिका होती है। ठीक है, तो मेन रोल तो यहाँ पर चट्टानों का ही होता है दोस्तों कि उसके निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में। बाकी अन्य जो कारक तत्व हैं जैसे कि मैंने बताया जलवायु के, तापमान और वर्षा, तो ये सभी जो है उसमें सहायता करते हैं। ठीक है, मिट्टी के निर्माण में। धरातली दशा को हम देखें यहाँ पर कि धरातली दशा द्वारा मिट्टी में किस प्रकार से जो है योगदान होता है, तो मिट्टी के निर्माण में धरातली दशा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धरातल के ढाल की भिन्नता उसके जल प्रवाह के परिमाण को जो है तय करती है। अब इसका मीनिंग आप समझिए यहाँ पर कि धरातली जो दशा है वो किस प्रकार से मिट्टी के निर्माण को इफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नदियां होती हैं दोस्तों वो ढाल के अकॉर्डिंग जो है प्रवाहित होती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अलग अलग जो है ढालों की भिन्नता, यानी कि किसी का ढाल जो है दक्षिण की ओर है मान लीजिए, या फिर उसका जो है अलग अलग दिशा में जो ढाल होती है उसकी ओर वजह से क्या होता है कि जो नदियां होती हैं उसके प्रवाह की दिशा भी चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, धरातल के ढाल की भिन्नता की वजह से जल प्रवाह में भी डिफरेंस आता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, फिर नदियां जो है एक जगह जो है अपर्दन करने की बजाय जो है वो अलग अलग दिशाओं में जो है अपर्दन की प्रक्रिया को करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर वहां पर मिट्टी के में भी जो है वेरिएशंस जो है दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है मिट्टी के निर्माण में भी इसमें भिन्नता फिर आने लग जाती है धरातली दशा की वजह से। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपर्दन की मात्रा मुख्य रूप से उच्चावच एवं ढाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि हम कहें कि जो अपर्दन की प्रक्रिया है नदियों द्वारा, या हम कहें कि वैसे हिमानी भी अपर्दन की जो है क्रिया करती हैं, परंतु दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, नदियां इसमें मुख्य रोल अदा करती है मिट्टियों के निर्माण में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब कभी भी इस संदर्भ में हम बात करें अपर्दन की तो उसमें आप नदियों को ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अपर्दन की जो मुख्य रूप से जो क्रिया है इसमें उच्चावच
और ढाल की प्रकृति। उच्चावच हम किसे बोलते हैं? जो प्रकृति पर उठे हुए जो भूभाग होते हैं उसको हम उच्चावच कहते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, ठीक है। तो जो भी ऊंचे हुए भूखंड होते हैं वो उच्चावच होते हैं। और ढाल की प्रकृति, जो भी पठार के ढाल की प्रकृति होती है उसकी वजह से जो है क्या होता है, फिर इसके नदियों के प्रवाह पर, अपर्दन की जो है मात्रा, उस पर जो है इफेक्ट जरूर पड़ता है, ठीक है। और इन विशेषताओं के कारण भारतीय मिट्टियों में कई रूप जो है प्राप्त होते हैं। समधरातल जो है वाले क्षेत्रों में मिट्टी की परत गहरी, विशाल मैदान में और तटीय भागों की मिट्टियों की परत जो है मोटी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, हमारे भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि जो हमारे भारत का नॉर्थ का विशाल मैदान है उसका और तटीय भाग, यानी कि हम कहें कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो तटीय इलाका है, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, तो इससे सभी की जो तटीय भाग की जो मिट्टियां हैं उनकी परत क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। और वहीं जब आप देखेंगे कि समधरातल वाले क्षेत्रों की मिट्टी जो है उसकी परत क्या होती है, तो गहरी होती है, ठीक है। वहां पर जो आपकी परत मिलेगी दोस्तों मिट्टी की, समधरातल यानी कि पूरे प्लेन वाले जो मैदान की हम बात करें, तो वहां पर क्या होगी, उसकी मिट्टी की जो परत होगी वो गहरी पाई जाती है धरातली दशा की वजह से। पठारी व पर्वतीय जो मिट्टियों की परत जो है कम गहरी मिलेगी। जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है दोस्तों, और हम कहें कि पठार वाला एरिया है महाराष्ट्र और मालवा के पठार वाला हिस्सा, तो इसमें जो है आपको कौन सी परत मिलेगी दोस्तों मिट्टियों की, तो वो कम गहरी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इन स्थानों में धरातल पर निक्षेपण नहीं हो पाता, क्योंकि ये सभी दोस्तों क्या कहें कि हम उच्चावच और ढाल की प्रकृति के आधार पर इस पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वहां क्या पर होता है दोस्तों, जो मिट्टी की परत है उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर आपको वर्णन मैंने बताया है। अब नेक्स्ट कारक है दोस्तों मिट्टी के निर्माण में जलवायु। जलवायु के तत्वों की भी मिट्टियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है? हम जानते हैं कि जलवायु के तत्वों के अंतर्गत विशेष रूप से वर्षा, ठीक है, वर्षा और तापमान जो है मिट्टियों के प्रकार निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैंने वैसे भी आपको एग्जांपल दिया है कि वर्षा और तापमान किस प्रकार से जो है यहाँ पर मिट्टी के निर्माण में प्रभावित करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि थ्योरी में क्या है कि मिट्टी के निर्माण की स्थितियों को वर्षा की मात्रा एवं ऋतुवत वितरण, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग जो वितरण होता है वर्षा की मात्रा का, काफी हद तक इसमें प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वर्षा की जो मात्रा होगी वहां पर क्या होता है, वो मिट्टी के निर्माण में इफेक्ट करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो चट्टानों का अपक्षय होता है उस पर तापमान और वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर अगर मान लीजिए कि किसी इलाके में चट्टाने हैं और उस पर जो है उस इलाके में वर्षा नहीं होती है, तो फिर वहां पर क्या होगा कि जो अपक्षय की प्रक्रिया है वह भी क्या हो जाएगी, फिर धीमी हो जाएगी। तो वहां पर जो है मिट्टी का निर्माण भी होना लगभग असंभव भी हो सकता है। और वहीं जहां पर आप देखेंगे कि चट्टानों पर जो है काफी वर्षा हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपक्षय की प्रक्रिया है यानी कि टूटने की प्रक्रिया हम कहें, तो वो क्या हो जाएगी, काफी तेज हो जाएगी। इस वजह से आप समझ पाएंगे कि जो वर्षा और टेम्परेचर दोनों ही यहाँ पर कितने इफेक्ट जो है मिट्टी के निर्माण में डालते हैं। यदि किसी स्थान की जलवायु ठंडी या नम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जलवायु की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि अगर मान लीजिए किसी स्थान की जो जलवायु है, जलवायु वाला टॉपिक मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जलवायु क्या होती है। अगर वहां का एरिया यानी कि काफी लंबे टाइम तक जो एक ही स्थिति बनी रहती है उस स्थान की, तो उसको हम जलवायु कहते हैं। और अगर मान लीजिए लंबे टाइम तक उस इलाके में ठंडी या जो है नम होती है उसकी जलवायु, तो वहां की जो मिट्टी में अधिक गहराई तक खनिज एवं रासायनिक जो है पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वहां की जो है जलवायु नमी वाली है, तो वहां की जो मिट्टी है उस पर भी इसका इफेक्ट होता है, और वहां पर जो है अधिक गहराई तक यानी कि काफी गहराई जो है उसमें जो है क्या मिलेंगे, खनिज और रासायनिक जो है प्रवेश वो कर जाते हैं। जबकि अधिक वर्षा जो वाले क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, तो उसमें मिट्टियों में जो है घुले हुए पदार्थ बहकर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वर्षा वाले स्थान अगर वहां पर होंगे तो वहां पर क्या होंगे दोस्तों, जो मिट्टियों में जो घुले हुए पदार्थ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, नदियों के साथ बह जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर मान लीजिए कि जलवायु जो है अच्छी रहती है, नमी वाली, ठीक है, ठंडी रहती है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, जो अधिक गहराई तक आपको खनिज और रासायनिक प्रवेश जो है पदार्थ जो है उसमें चले जाएंगे, और उससे फिर हमें क्या होंगे, फिर बाद में जब हम खनिजों की खुदाई करते हैं तो फिर वहां पर हमें फायदा होता है, ठीक है। यही कारण है कि उनमें खनिज एवं रासायनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। और विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के प्रकार को भी जलवायु ही निर्धारित करती है, जिसका प्रभाव मिट्टी की विशेषता पर भी पड़ता है। तो ये सभी जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होती है कि जलवायु का इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया है कि मिट्टियों से संबंधी जो है काफी मेन जो है दो कारक कौन कौन से हैं, एक तो चट्टाने जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मिट्टी के निर्माण में, और दूसरा जो कारक है वो इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जलवायु, ठीक है। तो जलवायु काफी इंपॉर्टेंट है मिट्टी के निर्माण में।
नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक वनस्पति की वजह से मिट्टी में क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं कि मिट्टियों के विभिन्न प्रकार के लिए प्राकृतिक वनस्पति भी उत्तरदायी होती हैं। अर्थात यदि कहा जाए तो मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया और इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर वनस्पति है तो उसके साथ ही यहाँ पर मिट्टी का विकास भी जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है? वृक्षों के सड़े हुए पत्ते मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, आप एक इलाका देखेंगे जहां पर काफी जो है घने वन है, और वहीं आप लेंगे इमेजिनेशन में दूसरा इलाका जहां पर काफी जो है कम वन है। ठीक है, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि जहां पर वृक्षों वाला एरिया होता है, जहां पर काफी जो है वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, तो वहां का जो एरिया होता है उस पर जो हम कहेंगे मौसम का काफी इफेक्ट पड़ता है, सीजन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वनस्पतियां क्या करती हैं, हर साल अपने पत्ते गिराती है और फिर नए पत्ते आते हैं। तो जो वृक्षों के सड़े हुए पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया वाली जो मिट्टी है उसमें क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ जाती है। यानी कि मिट्टी जो है अब ज्यादा उपजाऊ उस इलाके में हो जाती है। जिस भी एरिया में वनस्पति आपको ज्यादा मिलेगी वहां की मिट्टी भी जो है अधिक उपजाऊ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि वनस्पति का भी मिट्टी की निर्माण में, अच्छी मिट्टी के निर्माण में किस प्रकार से इसका योगदान होता है, और साथ ही अत्यंत आवश्यक जीवाश्म तत्व प्रदान कर मिट्टी को समृद्ध भी करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आप देख पाएंगे दोस्तों कि एक चीज होती है, जब कभी भी आपने देखा होगा कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं या फिर हम कहें कि वनस्पतियों को भी चलाना होता है, तो वहां पर एक बात आती है दोस्तों कि उसको विकास के लिए जो है खाद डालना आवश्यक होता है। खाद क्या होती है, उसमें हम करते हैं बहुत सारों चीजों का मिश्रण, जो एक रूप में जो है सड़ी गली जो है चीजें होती हैं, जिसमें क्या होता है कि सड़ी गली चीजों की वजह से क्या हो जाता है, उसमें जो है हम कहें कि जीव छोटे छोटे जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक करते हैं। इसलिए जो खाद होती हैं वो अक्सर जो है पेड़ों के विकास के लिए जो है वहां पर उनको उपजाऊ करने के लिए या फिर हम कहें कि उनके विकास के लिए जो है यूज की जाती हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, खाद में जो है जीवाश्म कहें या फिर हम कहें कि जीव जो है वो स्वयं होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि वो मिट्टी को हम कहें कि वृक्षों की वनस्पतियों के निर्माण में भी जो सहायता करते हैं, और जो उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, काफी उपजाऊ बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, वनस्पतियां या पेड़ या फिर इलाका जो है वो काफी अच्छा हरा भरा हो जाता है उसकी वजह से। फिर आगे है दोस्तों कि भारतवर्ष के सघन वन वाले क्षेत्रों में अत्यंत उन्नत किस्म की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति जो है किस प्रकार से इसमें सहायता करती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कारक हम देखें दोस्तों समय। तो समय जो है मिट्टी के निर्माण में किस प्रकार से सहायता करता है। मिट्टी का विकास जो है चरणबद्ध जो है क्रम में होता है। ठीक है, चरण जो है बद्ध क्रम में होता है। मिट्टी शेषवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था की जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। इस तरह मिट्टी के विकास में समय अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि मिट्टी को जो है निर्माण करने में भी काफी टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं कि बहुत कम समय में ही जो है मिट्टी का निर्माण होता है, उस पर काफी क्रियाएं होती है प्रकृति की, उसके बाद जो है मिट्टी का निर्माण होता है, और एक अच्छी मिट्टी के निर्माण में भी काफी टाइम लगता है। तो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए हम कहें या मिट्टी के निर्माण के लिए भी समय काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी में भी जो अलग अलग जो है हम कहें कि चरण जो है होते हैं, जैसे कि शेषवावस्था, जब मिट्टी जो है स्टार्टिंग में बनती है, ठीक है, जहां पर चट्टानें होती हैं या फिर पर्वतों के समीप, तो वहां पर भी जो है हम कहें कि मिट्टी जो है शेषवावस्था में, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की ओर जो है निर्मित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी के भी अलग अलग चरण होते हैं। ठीक है, जिसको बनने में मिट्टी को जो है समय लगता है। प्रायः मृदा जो है जितनी पुरानी होती है उसमें उतना ही उपजाऊपन होता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि जहाँ की भी मिट्टी काफी पुरानी होगी, जैसे कि दक्षिण भारत की जो हमारी मिट्टी होती है वो काफी जो है हम कहें कि पुरानी है, क्योंकि वो एरिया काफी पुराना है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बात करें कि उपजाऊपन की, जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर जो है उपजाऊपन का एरिया है वो हमारा नॉर्थ वाला इलाका है। ऐसा क्यों होता है, तो उसमें भी जो है इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो
मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मिट्टी जो ज्यादा पुरानी होती है उसमें जो गुण उपजाऊपन के वो उतने ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे भारत के संदर्भ में वो तो दूसरी चीज है कि मिट्टी जो है वो दक्षिण वाली पुरानी है, या फिर जो हम कहते हैं कि नदी तो अभी बहाकर आती रहती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो तो नहीं होती, परंतु ऐसा नहीं है। मृदा तो जितनी पुरानी होती है वो तो उपजाऊपन का गुण उतना ही अच्छा रखती है, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, वो मिट्टी हम कहें कि पौधे या फिर उनके विकास के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि उसमें पेड़ पौधों के विकास से संबंधित जो सारी चीजें होती हैं जो उनको विकास करा सके, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी से इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है नॉर्थ के उपजाऊ मैदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों अलग अलग चीजें, यहाँ पर आप इसको कनेक्ट मत कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं, ये तो हो गई बात कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ जो है कारक हैं। अब देखने वाले हैं हम कि मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं। मिट्टी में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। वैसे तो मेरा जितना अनुभव है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि अभी तक इस पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है कि आप मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक बता दिए या फिर मिट्टी की विशेषता बता दीजिए, परंतु फिर भी आप ये मान के चलिए दोस्तों कि मिट्टियों वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है एमपीपीएससी के लिए, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इतना कठिन भी नहीं पड़ता ये टॉपिक, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानने वाले हैं कि मिट्टी की विशेषताएं क्या है। मिट्टी का जो गठन है वो मिट्टियों के गठन से अभिप्राय मिट्टी का निर्माण करने वाले कणों के आकार से है, ठीक है। तो अलग अलग जो है मिट्टी की विशेषताओं के लिए क्या होता है कि मिट्टी के निर्माण में अलग अलग कणों का जो है रोल होता है, इस वजह से उसमें विशेषता पाई जाती है। ऐसे कण जो 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले आकार के हैं उनके गठन द्वारा मटियार चिकनी मिट्टी मृतिका उसको कहते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के कणों की आकार के हिसाब से जो है यहाँ पर उसको विशेषताओं में हम देखेंगे। फिलहाल जो बड़े जो है हम कहें कि व्यास वाले जो होते हैं 0.02, तो ये काफी छोटे होते हैं, तो इसका जो आकार की वजह से इसको क्या बोला जाता है, मटियार चिकनी मिट्टी मृतिका इसको बोलते हैं। कणों का आकार यदि 0.002 और 0.02 मिलीमीटर जो है व्यास के मध्य है तो गाद अथवा उसे रेत बोला जाता है, और 0.02 से 2 मिलीमीटर व्यास के आकार के कणों का गठन से बालू और रेत का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी तो हम सभी को बोलते हैं, परंतु उनके आकार के कणों के आधार पर उनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ठीक है। बालू और रेत तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। गाद भी आपने नाम सुना ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो देखते हैं कि मिट्टी का रंग। सबसे फर्स्ट तो मिट्टी का रंग क्या है। मिट्टी का रंग खाद मिट्टी की मात्रा से प्रभावित होता है। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रंग की मिट्टियां मिलती हैं, सभी आप जो है इस चीज से परिचित हैं। और मध्य अक्षांशों में काली से भूरे रंग की, आर्द्र क्षेत्रों में हल्के भूरे रंग की, आर्द्र शुष्क स्टेपी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको स्लेटी रंग की जो है मिट्टी जो है मिलेगी। मिट्टी का जो है लाल रंग, ठीक है। लाल रंग जो होता है मिट्टी में वो किसकी वजह से होता है, तो लोहे के कारण जो है उसमें होता है, ठीक है। और लोहे की उपस्थिति की वजह से मिट्टी का लाल रंग होता है। पीला रंग भी जो है लोहे की उपस्थिति के कारण ही होता है, परंतु इसमें रेड ऑक्साइड के स्थान पर, ठीक है, ये रेड ऑक्साइड है, और रेड ऑक्साइड के स्थान पर अगर उसमें हाइड्रेटेड आयरन जो है ऑक्साइड आ जाता है तो वहां पर जो है उसकी जो रंग है मिट्टी का वो क्या होता है, पीला हो जाता है। आर्द्र जलवायु जो क्षेत्र है यानी कि नमी वाले जो क्षेत्र है उसमें नीलापन या स्लेटीपन का जो अधिकांश अर्थ लोहे की कम मात्रा का होना है, यानी कि जहां पर जो है उसका मिट्टी का रंग नीला हो जाता है या फिर उसका रंग स्लेटी हो जाता है, तो उसका यहाँ पर क्या माना जाता है कि उसमें लोहे की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। शुष्क जलवायु क्षेत्र में मिट्टी का स्लेटीपन खाद मिट्टी यानी कि ह्यूमस की बात हम करें जिसमें जीवाश्म होते हैं उसकी न्यूनता के कारण होता है। वह सफेद रंग जो है मिट्टी में लवणता की अधिकता के कारण होता है। तो ये अलग अलग रंग जो है दोस्तों मिट्टी में पाए जाने वाले जो है तत्वों की वजह से यहाँ पर इसका रंग डिफाइन होता है। सेकंड जो है विशेषता है दोस्तों की मिट्टी की संरचना। मिट्टी की संरचना का अर्थ मिट्टी के जो है एकांकी कणों के पिंड रूप में समूहन से है। मिट्टी की जो संरचना है मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को प्रभावित करती है, साथ ही मिट्टी की जो है जुताई और अपवर्तन को भी मिट्टी की संरचना प्रभावित करती है। मिट्टी की संरचना को आकार की दृष्टि से प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी, ग्रेन्युलर और में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग जो है मिट्टी की संरचना के आधार पर हम जो है यहाँ पर इसको देखते हैं कि उसके आकार की दृष्टि से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। और मृदा रंध्रमयता, ठीक है, तो इसकी एक और विशेषता है।
मृदा के कणों की जो है बीच वायु एवं जल जब स्थान घेर लेते हैं तो इन्हें जो है क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। मृदा के रंध्रों के प्रतिशत को मृदा रंध्र महत्ता कहते हैं। तो मृदा के जो रंध्र होते हैं उसके परसेंट के आधार पर इसको जो है मृदा रंध्र महत्ता कहते हैं। ठीक है, उसमें कितनी जो है रंध्रता है, यानी कि उसमें कितने जो है हम कहें वायु एवं जल के जो है छेद हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर इसको मृदा रंध्रमयता कहते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल जब आप बचपन में मिट्टी से जो है खेला करते होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी की जो प्रकृति होती है तो उसमें जो है काफी आपको जो है छोटे छोटे जो छेद हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो वो क्या होते हैं, तो वो सभी रंध्र होते हैं। तो उसके परसेंट के आधार पर इसको मृदा रंध्रमयता का नाम दिया जाता है। वायुमंडली जो है वायु की तरह मृदा वायु में अधिकांशतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, मिट्टी में भी जो है ये होती है, और हालांकि जो है मृदा वायु में अधिक मात्रा में आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वास्तविक मात्रा जो है फसली मौसम के दौरान बेहद परिवर्तित होती है, क्योंकि इस समय मृदा में फसल की उच्च समृद्धि दर तथा जैविकी जो है गतिविधियां होती हैं। अच्छी प्रकार जो है अफवाह वाली जो है मृदा में पर्याप्त रूप से हवा या गैस की आवाजाही होती है, लेकिन बेहद अच्छी बनावट वाली जो है मृदा या वह मृदा जो एक लंबे समय तक डूबी रही हो अक्सर पर्याप्त वायु प्रवाह वाली नहीं होती। तो ये तो क्या होती है दोस्तों की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे रीड करके भी आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है क्लास को थोड़ा सा स्पीड में लेंगे। अब यहाँ पर हम जो है हमारी क्लास को थोड़ा सा स्पीड में लेना पड़ेगा, टाइम की थोड़ी कमी है। तो चिकनी मिट्टी में मृदा कण बेहद सघनता से आबद्ध होते हैं, जो मृदा में वायु के बेहतर आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। मृदा जो है वायु जड़ के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। और सेकंड जो है दोस्तों यहाँ पर विशेषता क्या है कि मृदा का टेम्परेचर। कृषि संबंधी जो है विभिन्न गतियों जैसे कि अंकुरण, ठीक है, जहाँ पर वो बोते हैं कृषि में, और वनस्पति वृद्धि, पौधों एवं मिट्टी में भौतिक एवं रासायनिक जो परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के द्वारा परिवर्तित होता रहता है। तो ये सभी जो है इसकी वजह से दोस्तों मिट्टी का टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। मिट्टी के तापमान का मुख्य स्रोत जैविक पदार्थों के निक्षेपण के दौरान उत्पन्न होने वाला विकिरण तथा ऊष्मा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली ऊष्मा भी मृदा ऊष्मा में योगदान करती है। मृदा का तापमान इसके रंग, संरचना, ढाल तथा जल की जो है मात्रा द्वारा प्रभावित होता है। गहरी काली जो है मिट्टी हल्के रंग की मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है। रेतीली मिट्टी ऊष्मा का अवशोषण एवं निष्कासन बेहद संरचना वाली मिट्टी की तुलना में अधिक तीव्रता से करती है, क्योंकि फाइन टेक्सचर जो है मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है तथा जल की विशेष जो है ऊष्मा मिट्टी के कणों की ऊष्मा की जो है अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हम इन विशेषताओं को जल्दी से जो है देख लेते हैं कि अजैविक जो पदार्थ हैं इसकी वजह से जो है मृदा में जो है कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे कि वह सभी पदार्थ जो निर्जीव स्रोतों से उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अजैविक जो है पदार्थ होते हैं। और तथा जो है सामान्य रूप से खनिजों के बने होते हैं ये, और खनिज मृदा मंडल के अति महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि ये मिट्टियों के निर्माण में सहायक होते हैं। मृदा मंडल के प्रमुख खनिजों के तहत ओल्विन, हाइपरस्थिन और आजाइट, हार्नब्लेंड, बायोटाइट, पोटाश, कैल्सिक, प्लेजियो, क्लेज, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, फिर उसके बाद मस्कोबाइट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सभी जो है खनिजों के नाम है दोस्तों, और ये सभी जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। और खनिजों के तत्वों के गठन एवं पुनर्गठन, प्राथमिक जो है खनिजों के टूटने, गौण खनिजों यानी कि जो छोटे खनिज होते हैं उनके निर्माण तथा खनिजों एवं जो है जैविक पदार्थों के समूहन की जो क्रियाएं तथा प्रक्रियाएं सदा कार्यरत जो है रहती है। ठीक है, तो ये सभी अजैविक जो पदार्थ हैं वो मिट्टी के निर्माण में जो है सहायता करते हैं, उसमें जो खनिजों की मात्रा है वो बनाते हैं, अर्थात खनिजों का निर्माण, उनका जो है विघटन तथा पुनर्निर्माण होता रहता है। मृदा मंडल में ऊपर से नीचे जाने पर जो है खनिजों का आकार बढ़ता जाता है। तो खनिज निर्माण में जो है किस प्रकार से ये सम्मिलित होता है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे है दोस्तों नेक्स्ट की जैविक पदार्थ। मृदा मंडल के जैविक पदार्थों के अंतर्गत सजीव अर्थात पौधे और जो जंतु हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। ये जैविक होते हैं, और जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनको जैविक पदार्थों में लिया जाता है। ये सामूहिक रूप में मृदा मंडल के समस्त संगठक में 5 से 12% भाग का योगदान करते हैं। मृदा में रहने वाले जीवों का आकार 20 सेंटीमीटर से लेकर 20 जो है माइक्रोमीटर तक की जो है लंबाई वाला होता है। और ये मृदा जो है जीव बड़े आकार के, मध्यम आकार के तथा लघु आकार वाले होते हैं। मृदा जीवों के कुछ
पक्षियों के गुणों तथा उनकी विशेषताओं को बढ़ाने हेतु अति आवश्यक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जीव होते हैं वो काफ़ी जो है हम कहें कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। इसके तहत जो है जंतुओं द्वारा मृदा में व्यतीत की जाने वाली समयावधि, जंतुओं के आहरण ग्रहण की आदत, जंतुओं के निवास स्थान तथा जंतुओं की गतिशीलता होती है। तो जब क्या होता है दोस्तों, जो जीव होते हैं यानी जैविक पदार्थ, वो क्या होते हैं कि मिट्टी में जो है घुले रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद जो है वो उसी में जो है निवास करते हैं, तो उन सभी क्रियाओं के दौरान जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जैसे कि आप केचुए को जो है उदाहरण ले सकते हैं। केचुआ जो होता है उसको जो है यहाँ पर कृषि में जो है यूज़ किया जाता है, कृषि को अच्छा करने के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर है कि सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्गत वृक्षों की जड़ों, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल तथा मृदावासी प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी जो है जीव होते हैं, और ये जो है जीव किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की मिट्टियों के गुणों तथा विशेषताओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित तथा निर्धारित करते हैं। बैक्टीरिया तथा कवक जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरण, गमन, संचरण में सहायक होते हैं। शैवाल तथा काई जो है मृदा मंडल में जैविक पदार्थों की आपूर्ति कर मिट्टी की संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये सभी तो इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है, आप इसे रीड करके समझ पाएंगे दोस्तों, तो पीडीएफ में आपको ये सभी जो है चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है अनुपात, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं में एक और है कि ये क्या है, इसको देखते हैं हम कि ठोस या जैविक पदार्थ में कार्बन और नाइट्रोजन की अनुपातिक उपस्थिति को प्राय कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के तौर पर संदर्भित किया जाता है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है CN की उपस्थिति कृषि के लिए बेहद महत्व होती है। यानी कि आप देखेंगे दोस्तों कि मिट्टी में अगर मान लीजिए कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो अगर संतुलित अवस्था में नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि हमारी कृषि भी प्रभावित होती है, क्योंकि उसमें जो है हम कहें कि जो तत्वों की मात्रा की वजह से क्या हो जाता है, फिर उसकी उपजाऊपन पे असर पड़ने लग जाता है। क्योंकि इसकी स्थिति जो है मृदा उर्वरता, कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, एक संकेत प्रदान करती है। यह अनुपात जो है एक सामान्य मृदा में सदैव लगभग कितना होता है, तो 10:1 में होता है। यानी कि कार्बन की मात्रा जो है वहाँ पर मिट्टी में कितनी होनी चाहिए, 10 के आसपास, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है इसके सापेक्ष 1 होनी चाहिए। जैविक पदार्थों में यह अनुपात अधिक होता है, ठीक है। और भारतीय जो है मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन का सामान्य अनुपात अधिकतर मिट्टी में निम्न होता है, क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ पर दोस्तों भारत की जो मिट्टियाँ हैं उसमें जो है उपजाऊपन का यहाँ पर रेशो जो है वो सही नहीं होता है कार्बन नाइट्रोजन का, इसलिए वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम जो है हमारे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को प्राथमिकता देते हैं उपजाऊपन के लिए, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है व्यापक रूप से औसत मूल्य लगभग 14 के साथ 5 से 25 के मध्य आगे पीछे होता रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे देखें कि मृदा प्रतिक्रिया। मृदा प्रतिक्रिया शब्द का जो इस्तेमाल है मृदा की प्रकृति में अम्लीयता या क्षारीयता के संकेत के तौर पर किया जाता है। मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा का मापन जो है लघुकोणी जो है पीएच पैमाने पर किया था। पीएच स्केल का आपने नाम सुना होगा, उसी के आधार पर हम किसी पदार्थ को अम्लीय या फिर क्षारीयता जो है उससे मापते हैं पदार्थ की, और उसी के आधार पर यहाँ पर मिट्टी की जो अम्लीयता और क्षारीयता के अकॉर्डिंग हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ है या नहीं, ठीक है। जिसमें O जो है अत्यधिक अम्लीयता से 14 जो है अत्यधिक क्षारीयता तक बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये पीएच स्केल की बात कर रहे हैं। पीएच मान जो है 7 मृदा पर प्रतिक्रिया के प्रति तटस्थता दिखाता है। मृदा में हालांकि पीएच मान कभी कभी 3 से नीचे और 11 से ऊपर भी चला जाता है। तो ये अलग अलग मिट्टियों के अकॉर्डिंग दोस्तों हम वहाँ पर पीएच स्केल से मृदा को टेस्ट करते हैं, और उसी के बाद हम बताते हैं कि जो आपकी मृदा है वो अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एरिया में जो मिट्टी है वो कृषि के लिए उपजाऊ है या नहीं। सेकेंड है, नेक्स्ट है कि मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका में चट्टानों से प्राप्त अपक्षयित जो पदार्थ ही होते हैं, किंतु स्थिरीभूत यानी कि जो शेलों में काफी अंदर जो है होते हैं, जिस पर मिट्टी जमा होती है, ठीक है। तो चट्टानों के ये अपक्षित पदार्थ ही होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, चट्टानों में थोड़े धसे हुए होते हैं। स्वयं जो है इस परिच्छेदिका का हिस्सा नहीं होती। इस परिच्छेदिका में क्षैतिज परतें भी नहीं होती हैं, जिन्हें क्षितिज स्थिति यानी हेराइजेंस कहते हैं। वास्तविक जो है मृदा परिच्छेदिका का विकास तब होता है जब अपक्षित पदार्थ बहुत समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि मृदा परिच्छेदिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। जब कभी भी जो चट्टानों के बाद अपक्षय की प्रक्रिया के बाद वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो क्या होते हैं, एक ही स्थान पर जो है काफी लंबे टाइम तक पीरियड रहते हैं, यानी पड़े रहते हैं। और मृदा परिच्छेदिका में क्रमशः 4 क्षितिज स्थितियां होती हैं, अलग अलग जो है स्थितियों के आधार पर इसका निर्माण होता है।
जैसे कि क्रस्ट जो मृदा है वो सबसे ऊपर जो है इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप कह पाएंगे कि जो मिट्टी की परतें होती हैं उसे ही हम मिट्टी की जो है मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। उसमें अलग अलग परतें होती हैं जो क्षितिज अवस्था में आपको मिलेगी। क्रस्ट जो है हम कहें यहाँ पर तो मृदा जो है वो सबसे ऊपर मिलेगी, धरातल के ऊपरी स्थान पर जो दिखती है वो जो है क्षितिज ए में आपको मिलेगी मृदा परिच्छेदिका में, और इसके नीचे जो है उपमृदा क्षितिज बी में आपको मिलेगी। फिर है ऋतु घर्षित शेल, ये आपको क्षितिज सी यानी कि थर्ड जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। फिर स्तरीभूत जो शेल है वो क्षितिज डी, यानी कि कुल मिला के मृदा परिच्छेदिका को इन्होंने ये नाम इसलिए दिया गया है कि जो मिट्टी की परतें होती हैं, अलग अलग परतें, यहाँ पर 4 परतें बताई गई हैं, उसी के आधार पर हम जो है इसे मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है दोस्तों लंबे टाइम पीरियड के बाद एक ही स्थान पर ये जब परतें एक के ऊपर एक जो है जम जाती हैं तो उसी को यहाँ पर हम कहते हैं कि मृदा परिच्छेदिका का विकास हुआ है। फिर है कि भौतिक और रासायनिक संगठन तथा जैविक अंश के आधार पर मृदा का प्रत्येक क्षितिज से दूसरे से बिल्कुल जो है भिन्न होता है। तो ये अलग अलग स्थानों के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम कि मृदा परिच्छेदिका का निर्माण किस प्रकार से होता है। संस्तर जो ए है वो खनिज संस्तर का जैविक संस्तर से सटा हुआ भाग होता है और इसी कारण इस संस्तर में जैविक व खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ऊपरी स्तर का रंग जो है वो काला होता है, यानी कि मृदा परिच्छेदिका का सबसे ऊपर वाला हिस्से की बात कर रहे हैं। ऑक्साइड, एल्यूमिनियम आदि खनिजों का नीचे की ओर जो है अवक्षालन, यानी कि नीचे की ओर जो है वो धंसते जाते हैं। और संस्तर बी जो है का संपोहन संस्तर, इसमें खनिजों खासकर सिलिकेट, मृतिका और जैविक पदार्थों के अत्यधिक जमाव के कारण जो है इसे संस्तर बी कहते हैं। संस्तर सी जो है आधार शेल के गुण दोषों से प्रभावित होता है। इस संस्तर में पदार्थ ढीले एवं असंगठित होते हैं, साथ ही इसमें ए और बी जो है संस्तर के गुणों का भी अभाव रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे मिट्टियों संबंधित 2 जो है पॉइंट कवर हो चुके हैं। हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि मिट्टियों का वर्गीकरण क्या है उसको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है टॉपिक का दी एंड होता है, और कल के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के संदर्भ में मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो क्लास कैसी लगी है आज, तो आप मुझे कमेंट करके लाइक करना जो है ना भूलें। और धन्यवाद आप सभी का, और आज के लिए शुभ रात्रि।